साथियों नमस्कार, मैं हूं आप सभी का दोस्त राजन पांडे और आप देख रहे हैं आरके सफरनामा। साथियों, अगर आप भी माँ पूर्णागिरि धाम दर्शन का मूड बना रहे हैं, साथ ही साथ ब्रह्मदेव नेपाल के घूमने का मन बना रहे हैं, तो वहां पहुंचना कैसे है, वहां पर रुकना कैसे है, वहां घूमना क्या क्या है और कैसे बहुत आसानी से आप इन जगहों को ट्रैवलिंग कर सकते हैं, उसी के ऊपर ये पूरा वीडियो है। तो चलिए पूरे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ट्रेन पकड़ के अपने शहर से टनकपुर आ जाना है। अगर आपके शहर से डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो दिल्ली से आपको टनकपुर के आसानी से ट्रेनें मिल जाती हैं, या फिर बरेली जंक्शन भी आकर आप ट्रेन के माध्यम से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। जैसे ही आप स्टेशन के बाहर निकलेंगे, आपको टोटो रिक्शा वाले बहुत आसानी से मिल जाते हैं, जो माँ पूर्णागिरि धाम जहाँ से गाड़ियाँ मिलती हैं उस स्थान तक आपको ले जाते हैं और इनका किराया मात्र 10 रुपये होता है। अगर बात करें ठहरने के लिए, तो हम लोगों ने टनकपुर में ही एक कमरा ले रखा था और इस धर्मशाला से रिलेटेड मैं पूरी जानकारी इस वीडियो में डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम लोगों को 8 लोगों को सुमंगलम धर्मशाला था और 1600 रुपये में इन्होंने एसी रूम दे दिया था। काफ़ी बड़ा रूम था, अच्छा था, ठीक ठाक था और यहाँ पर आप आके आसानी के साथ रह सकते हैं। रूम लेने के बाद वहीं सामने से ही हम लोगों को इस टाइप की आपको मार्शल्स गाड़ियाँ मिल जाती हैं और 70 रुपये मात्र किराया लगता है टनकपुर से माँ पूर्णागिरि धाम के लिए। अगर आप सुबह 5 बजे के बाद और रात को 8 बजे से पहले यात्रा करते हैं तो भैरव घाटी तक आपको इस सुमो के द्वारा ले जाया जाता है। और यदि आप इन दोनों टाइमों के बाद में अगर दर्शन करना चाहते हैं तो आपको 6 किलोमीटर की और अधिक चढ़ाई करनी पड़ती है। अगर बात करें टनकपुर से माँ पूर्णागिरि धाम के बीच की दूरी की, तो लगभग 25 किलोमीटर की ये दूरी है और रास्ते काफ़ी हरियाली हैं। बीच में आपको जंगल भी मिलेगा जहाँ पे जंगली जानवर भी आते जाते हैं। तो अगर आप सुबह के समय में पहुंच रहे हैं तो मैं तो यही सजेशन दूंगा आपको कि आप टनकपुर में एक होटल में कमरा लीजिए जहाँ पे धर्मशालाएँ काफ़ी बनी हुई हैं। उसके बाद आप इन सुमो को बुक करिए, सुमो के ही माध्यम से आप जाइए। अगर आप अपने निजी साधन से भी आ रहे हैं तो आप भैरव घाटी तक जा सकते हैं और भैरव घाटी में ही आपके जो कार वगैरह है उसको रोकने का पूरा इंतजाम रहता है। साथ ही साथ जब आप माँ पूर्णागिरि धाम के लिए जाएंगे तो कुछ जगहों पे जो रोड हैं उनकी कंडीशन थोड़ा आपको अटपटा लगेगी। उसका कारण क्या है कि ये पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाकों में नदियाँ जो होती हैं वो इन्हीं रास्तों को तोड़कर निकलती हैं। तो बीच में 2-3 जगहों पे जो धार्मिक स्थान है उनको भी आप विजिट कर सकते हैं और 1 घंटे लगभग समय लगता है। आप भैरव घाटी माँ पूर्णागिरि धाम पहुँच जाएंगे टनकपुर से। हम लोग जब गए थे तो भैरव घाटी से 200 मीटर पहले ही हम लोगों को उतार दिया गया। उसका कारण ये था कि हम लोग सुबह में 7 बजे इन बोलेरो के माध्यम से गए थे और उस समय मॉर्निंग वाली जो बोलेरो जाती हैं उनकी भीड़ काफ़ी हो जाती है। तो हम लोग 200 मीटर पहले उतर गए। 200 मीटर चलने के बाद जो पहला चढ़ाव स्थान आया वो था भैरव घाटी। और ये सामने की तरफ देखिए, यहीं पे आपके जो आप अगर निजी साधन से आएंगे तो यहाँ पे पार्किंग बना हुआ है। लगभग 200 रुपये लेते हैं और पार्किंग में गाड़ियों को इंस्टॉल कर दिया जाता है। ये सामने की तरफ में भैरव घाटी है। यहाँ से जो माता की चढ़ाई रह जाती है वो 3 किलोमीटर की रह जाती है और ये काफ़ी खड़ी चढ़ाई होती है, इसलिए हमेशा 2 घंटे लग ही जाते हैं आपको ऊपर चढ़ने में। कुछ भक्त जो कम खर्चे में माँ पूर्णागिरि धाम के दर्शन करना चाहते हैं उनको टनकपुर में रूम लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको जब आप पूर्णागिरि धाम आएंगे तो हजारों की संख्या में
कुछ इस टाइप के आपको धर्मशालाएँ दिख जाती हैं। और ये सारी धर्मशालाएँ जो होती हैं वो फ्री ऑफ कास्ट होती हैं। जब यहाँ पे आप शाम के समय में आते हैं या रात के समय में आते हैं तो ये सारी धर्मशालाएँ फ्री ऑफ कास्ट आप रुक सकते हैं। बस जब यहाँ से आप मंदिर दर्शन करने के लिए जाएंगे तो यहाँ से सिर्फ प्रसाद लेना रहता है, वही इनका कॉस्ट होता है। चूँकि हमारे साथ में परिवार लंबा था इसलिए सेफ्टी से रिलेटेड इशू के कारण हम लोगों ने टनकपुर में ले लिया था। लेकिन अगर आप यहाँ पे भी रुकते हैं तो कोई सेफ्टी से रिलेटेड इशू नहीं है, जो यहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोग को पता चला। सबसे पहला पड़ाव जैसे ही भैरव घाटी से 100 मीटर आगे बढ़ते हैं माँ पूर्णागिरी का प्रवेश द्वार आता है। ये देखिए सामने की तरफ। यहाँ से 2 रास्ते हैं, एक तो सीधे खड़ी सीढ़ी वाला है और दूसरा ये प्लेन वाला है। तो हम लोगों ने ये प्लेन वाला रास्ता पकड़ लिया क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हम लोगों के साथ में हैं और इनको हम लोग सीढ़ी वाले रास्तों से ले जाने में काफ़ी दिक्कत होता है, इसलिए प्लेन वाले रास्ते से हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही आप धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेंगे आपको भगवान विष्णु की प्रतिमा और भगवान शंकर की प्रतिमा, भगवान ब्रह्मदेव की प्रतिमा, सभी देवों के आपको धीरे धीरे प्रतिमाएं दिखने लगती हैं। और बीच बीच में धर्मशालाएँ भी, काफ़ी बड़ी बड़ी धर्मशालाएँ भी हम लोगों को देखने को मिली, जहाँ पे रुकने के लिए फ्री में आप रुक सकते हैं। साथ ही माँ के चुनरी बांधे हुए हम लोग सीढ़ियों के माध्यम से धीरे 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 माँ पूर्णागिरी धाम के तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में जैसे जैसे आप सीढ़ियों पर चढ़ते जाते हैं थकान बढ़ती जाती है, लेकिन हर 100 मीटर पे आपको धर्मशालाएँ दिख जाती हैं जहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा रुक के विश्राम करते जाइए। साथ ही रास्ते में आपको काफ़ी चुनरियाँ जो हैं वो बंधी हुई मिलती हैं। यहाँ पे लोग जो भी मान्यता मानते हैं उसको इस चुनरियों के माध्यम से मान देते हैं और जब उनकी मान्यताएँ पूरी हो जाती हैं तो वो आके इन चुनरियों को खोल भी देते हैं। बात करें अगर माँ पूर्णागिरी धाम की, तो यहाँ की जो मान्यता है वो कुछ इस प्रकार से है कि जब माता सती को विष्णु जी के चक्र से काटा गया था तो 51 भागों में माँ के जो हुए थे शरीर के टुकड़े हो गए थे और जो उनका योनि था वो यहाँ पर आके गिरा था। तो माता रानी की योनि जो है वो टनकपुर धाम में गिरी थी और माता रानी का शक्तिपीठ काफ़ी प्रचलित शक्तिपीठ है और यहाँ पे हर वर्ष लगभग 50 लाख से अधिक श्रद्धालु आते हैं। साथ ही साथ आपको माता रानी, अगर वैष्णो रानी के आप दर्शन करने जाते हैं तो जैसा भीड़ वहाँ पे दिखता है कुछ उसी टाइप का भीड़ यहाँ पे भी दिखता है। खड़ी चढ़ाई है 3 किलोमीटर की, थकान काफ़ी लगता है। जय माता दी मन ही मन बोलते जाइए, थकान को मिटाते जाइए। और यहाँ पर मिलने वाले पेय जल जो होते हैं, कोल्ड ड्रिंक हो गया या फिर नींबू पानी हो गया, उसको आप पीते जाइए क्योंकि उसको पीते रहेंगे तो शरीर के अंदर कोई डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं होती है। तो यहाँ से रिलेटेड मुझे लगता है कि मैंने जानकारियाँ ठीक ठाक आपको दे दी हैं। मैं फिर एक बार दोहरा देता हूँ। आप टनकपुर आपको बाई ट्रेन आ जाना है, वहाँ से आपको 10 रुपये ई रिक्शा वाले को देना है और वो आपको छोड़ देगा बस स्टॉप पे, जहाँ से बोलेरो वगैरह मिल जाएंगी आपको। वहाँ 70 रुपये दे के आप नीचे भैरव घाटी तक आ जाएंगे और वहाँ से मात्र 3 किलोमीटर की चढ़ाई रह जाती है। और ये 3 किलोमीटर चढ़ाई देखने के बाद से माँ पूर्णागिरी के कुछ ऐसे दर्शन आपको प्राप्त होने लगते हैं। क्योंकि मंदिर के अंदर का जो नज़ारा है वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं होता है, इसलिए हम लोग माता रानी के बिल्कुल योनि के जो वहाँ पे चलचित्र है उसका तो दर्शन नहीं करा पाएंगे, लेकिन माता रानी के प्रवेश द्वार पे हम लोग जो भी चीज़ें हैं जितना देख सकते हैं, जितना रिकॉर्ड हो सकता है उतना ज़रूर कर देंगे। जय माता दी।
तो हम लोगों ने माता रानी के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं। बहुत ही अच्छे से माता रानी के यहाँ पे दर्शन प्राप्त हुए। माता रानी की एक प्रतिमा थी, साथ में उनके जो योनि का चित्र है वो भी था, और बहुत अच्छे से हम लोगों के माँ पूर्णागिरि धाम के दर्शन प्राप्त हो गए। और यहाँ पे आपको दर्शन करने में लगभग 1 घंटे लाइन में हम लोगों को लगना पड़ा। जो फाइनल द्वार होता है वो काफ़ी, वहाँ पे सिंगल लोग जाते हैं, और नीचे से काफ़ी मात्रा में लोग आ जाते हैं जो आके एंट्री करते हैं। माता रानी के द्वार से ही माँ शारदा का अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलता है। और आप माँ पूर्णागिरि धाम दर्शन करने के बाद आपको नीचे भैरव घाटी के ज़रूर दर्शन करने हैं, और उसके बाद आप नेपाल में स्थित ब्रह्मदेव के भी दर्शन करने आप जा सकते हैं। तो ये माता रानी के योनि का दर्शन। जय माता दी। नीचे चलते चलते आपको कोई थकान महसूस नहीं होता है। हम लोग भी जब ऊपर चढ़ाई कर रहे थे तो खड़ी चढ़ाई थी, सीढ़ियों की चढ़ाई थी, इसलिए थकान लग रहा था, लेकिन नीचे उतरने में हम लोगों को थकान का महसूस नहीं हुआ, और लगभग 40 से 45 मिनट में ही हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आ गए। बीच बीच में आपको माता रानी से जुड़ी हुई फ़ोटो की भी शॉप मिल जाती है, जहाँ पे आप फ़ोटो वगैरह भी खिंचवा सकते हैं, और यहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा तय किया गया जो रेट है उसके द्वारा आप फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। बीच में माँ काली के भी दर्शन आपको मिलते हैं, उनका भी मंदिर है, और उनके दर्शन करने के पश्चात आप मेले से रिलेटेड सामान लेते हुए नीचे की तरफ जो बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा भैरव मंदिर। देखिए, जब भी माता रानी के आप कहीं भी शक्तिपीठ में दर्शन करिए, भैरव घाटी दर्शन जरूर करना चाहिए। और भैरव के आप जब दर्शन करेंगे तो ही जो आपकी मान्यता है वो पूरी होती है, ऐसा कहा जाता है। तो हम लोगों ने भी भैरव घाटी में दर्शन किया, और यहाँ पे काला जूड़ा जो है वो बांधा जाता है, तो हम लोगों ने भी यहाँ पे काला जूड़ा बांध दिया। भैरव घाटी दर्शन करने के पश्चात वहीं से विभूति मिल जाता है, वो विभूति आप अपने लाट पे लगवाइए। और अगर आपको अपने घर पे ले जाना है तो वहाँ पे एक साधु महात्मा रहते हैं, वो पुड़िया बना के रखे हुए हैं, वो विभूति आप अपने घर पे भी ले जा सकते हैं। तो कुल मिला जुला के अगर हम लोग बात करें पूर्णागिरि धाम के, तो आपको खर्च बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। अब ये है कि आप कितने खर्च में माता रानी के दर्शन करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका बजट कम है तो आप सीधे पूर्णागिरि धाम चले जाइए, टनकपुर में धर्मशाला होटल ना लीजिए। अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो आप पूर्णागिरि धाम से पहले टनकपुर में होटल ले लीजिए, फिर वहाँ पर पूर्णागिरि धाम जाइए, जैसा कि हम लोगों ने अपनाया था। पूर्णागिरि धाम में आपको धर्मशालाओं की कोई टेंशन नहीं है। वहाँ पे हज़ारों की संख्या में धर्मशालाएँ बनी हुई हैं, जहाँ पे आपको फ्री आकाश रुकने को मिलता है। वहाँ पे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आप अगर वहाँ के धर्मशालाओं में रुकते हैं तो सिर्फ एक उनका कंडीशन है कि आपको वहाँ से प्रसाद लेना पड़ता है, तो ये चीज़ है। माँ पूर्णागिरि धाम अगर आप सुबह में निकलते हैं टनकपुर से, तो आप माँ पूर्णागिरि धाम आसानी से दर्शन हो जाएंगे। उसके बाद उसी बुलेरो से आप आ जाएंगे। वहाँ से फिर आपको टोटो वाला मिलेगा, जैसा कि हम लोगों ने टोटो वाले को पकड़ लिया है। ये आपको ले जाते हैं सब नेपाल बॉर्डर के पास में, क्योंकि जो लोग पूर्णागिरि धाम जाते हैं वो नेपाल घूमने भी जाते हैं, हम लोग भी गए थे। तो ये टोटो वाले वहाँ से 20 रुपये का किराया लेते हैं, और ये आपको ला के छोड़ देंगे नेपाल बॉर्डर के पास में। सामने में ये पुल जो दिख रहा है, बैराज पुल, शारदा नदी पे शानदार बना हुआ, भारत नेपाल मित्रता का सबसे सटीक प्रतीक के रूप में गिना जाता है। जैसे ही आप इस पुल को, शानदार पुल को आप पार करेंगे, इसके ऊपर फोटोग्राफी मना है, काफ़ी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, इसलिए हम लोगों ने भी फोटोग्राफी पुल के ऊपर नहीं किया। आप जैसे ही पुल को पार करेंगे वैसे ही आपको अपने साथ में आधार कार्ड ले जाना पड़ता है, क्योंकि एक फ़ोटो वाला आधार कार्ड जैसे आप ले जाएंगे तो वो उस पुल के पार में जैसे ही आप जाएंगे वहाँ पे आधार कार्ड मैंडेटरी है, उसको चेक किया ही जाता है।
और आधार कार्ड चेक कराने के पश्चात वहीं सामने से ही आपको बाइक्स मिल जाती हैं, जो कि 10-10 रुपये किराया लेती हैं एक आदमी का, और एक बाइक पे 2 लोगों को बैठाती हैं। अगर आपको सिंगल बैठना है तो आप 20 रुपये देकर एक गाड़ी पे बैठ जाएंगे। लगभग 2 किलोमीटर की दूरी होती है और ये सारे बाइक वाले भारत के ही लोग रहते हैं, और ये लोग ब्रह्मदेव मंदिर के पास में ही बिल्कुल ले जाके आपको छोड़ देते हैं, जहाँ से नेपाल प्रारंभ होता है। तो हम लोग भी बाइक के ऊपर बैठ गए हैं और मात्र 5 मिनट का समय लगता है इनको, और ये बहुत आसानी के साथ में ले जाके छोड़ते हैं। साथ ही साथ आपको एक अध्यात्म के साथ साथ एक अलग सा अनुभव होता है कि आप भारत देश को छोड़कर बिना वीज़ा पासपोर्ट के किसी दूसरे देश में आप पहुंच जाते हैं। तो हम लोग, मैं तो ये तीसरी बार आया हूँ नेपाल दर्शन के लिए। बिना वीज़ा पासपोर्ट के आप भारत से केवल नेपाल में ही दर्शन कर सकते हैं। ब्रह्मदेव एक सिद्ध पुरुष महात्मा का मंदिर है, और माँ पूर्णागिरि धाम के जितने भी भक्त आते हैं वो सभी लोग ब्रह्मदेव दर्शन करने के लिए ज़रूर आते हैं। यहाँ की भी काफ़ी मान्यता है, और यहाँ पे भी जो लोग दर्शन करने आते हैं, तो मैं बेसिकली बता दूँ कि यहाँ पे जितने भी शॉप्स वगैरह हैं वो सारे लोग नेपाल के जो लोग हैं वो लोग यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं शॉपों को। साथ ही साथ यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर दूर है महेंद्रगढ़, एक जगह का नाम है, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी शॉपिंग वगैरह हो जाती है। साथ ही साथ आपको इस समय ब्रह्मदेव मंदिर के पास में काफ़ी अखरोट बेचने वाले दिख जाते हैं, मिल जाते हैं लोग, और काफ़ी शानदार अखरोट रहता है इनका। तो अगर आप वैष्णो देवी के टूर पे नहीं जा पाते हैं कभी कश्मीर के, और आप टनकपुर दर्शन करने के लिए जाते हैं, नेपाल जाते हैं, तो यहाँ से अखरोट जरूर ले लीजिएगा, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की रहती है। बाइक वाले आपको ये सामने की तरफ ब्रह्मदेव मंदिर है और बिल्कुल वहीं पे लाके छोड़ देते हैं। यहाँ से 5 मिनट का समय लगता है, आप पैदल 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 ब्रह्मदेव मंदिर के पास में पहुँच जाते हैं। बीच में आपको सब चीज़ के शॉपिंग्स के दुकान मिल जाते हैं, बच्चों को खेलने कूदने वाले सामान रहते हैं, साथ ही साथ औरतों के श्रृंगार के सामान रहते हैं। तो ब्रह्मदेव मंदिर में बेसिकली प्रसाद जो चढ़ाया जाता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ के जो ऑफिशियली दुकान है वहीं से चढ़ाया जाता है। 10 रुपये का प्रसाद रहता है, उससे ज़्यादा का प्रसाद यहाँ पे नहीं चढ़ता है। बहुत अच्छे तरीके से एक ही तरह का प्रसाद सभी लोग चढ़ाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है यहाँ के प्रशासन की। और यहाँ पे भी अंदर में जो है वो फ़ोटो वोटो लेना मना रहता है, इसलिए मंदिर के अंदर का फ़ोटो, मेन मंदिर के अंदर का फ़ोटो तो हम लोग नहीं लेता। बाकी जो विष्णु मंदिर था, साथ में और भी जो मंदिर थे, उनका हम लोगों ने फ़ोटो जरूर लिया। तो सिद्धनाथ पूर्णागिरि धार्मिक मेला जो है यहाँ पे लगता है, और 2 से ढाई महीने ये मेला चलता है। अप्रैल महीने में मेला स्टार्ट हो जाता है पूर्णागिरि धाम का, और लगभग 2 से ढाई महीने तक ये मेला चलता है। तो आपको नेपाल घूमने में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, लगभग 2 घंटे आप यहाँ पे गुजारेंगे, बहुत पर्याप्त है। और 2 घंटों में घूम घाम के खा पी कर नेपाली, और उसके बाद से फिर आप वापस भारत की तरफ लौट चलेंगे। तो बेसिकली नेपाल जो जाने का खर्च है वो मात्र 30 रुपये है। 20 रुपये तो जो बोलेरो वालों ने आपको पूर्णागिरि धाम से लाया था, जहाँ छोड़ा था, वहाँ से जो बैराज पुल मैंने दिखाया था वहाँ तक पहुँचने का आपका टोटो को लगता है। साथ ही जब आप पुल पार होते हैं, वहाँ से लेके पुल पार होने के बाद जहाँ से नेपाल स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से लेके सिद्ध ब्रह्मदेव मंदिर तक जो 10 रुपये वाले बाइक वाले लेते हैं, टोटल 30 रुपये में मात्र आप टनकपुर से नेपाल सिद्ध देव बाबा के दर्शन के लिए पहुँच जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही, काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को यहाँ पे आके। तो फिर जब भी टूर बनेगा अगला, हम लोग फिर यहाँ पे आएंगे माँ पूर्णागिरि धाम दर्शन के लिए। साथ ही साथ अब वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। कैसा लगा ये वीडियो आपको, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।